Our next question is question 11. The sum of magnitude of two forces is 16 Newton. If the resultant force is 8 Newton and its direction is perpendicular to the minimum force, then the forces are. हमें दो फोर्सेस दी गई हैं और उसका सम हमें बताया गया है वो 16 न्यूटन है। लेट्स सपोज कर लेते हैं कि एक फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स हमारे पास F2। इनका मैग्नीट्यूड का सम 16 न्यूटन है। सो हम लिख सकते हैं F1 प्लस F2 दिस इज इक्वल टू 16 न्यूटन, ये हमें गिवन है। और उनका एक रिजल्टेंट बनता है, वो रिजल्टेंट फोर्स 8 न्यूटन है और उस मिनिमम फोर्स के, लेट्स सपोज F1 मिनिमम है, उसकी परपेंडिकुलर है। सो Fr इज इक्वल टू 8 न्यूटन, ये गिवन कंडीशन के मुताबिक हमें दिया गया है। वो पूछ रहा है कि ये जो फोर्सेस हैं, पेयर ऑफ फोर्स है हमारे पास, ये क्या होगा, इनके F1 और F2 की वैल्यूज क्या होंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। जो ऑप्शन यहाँ पे हमें दी गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, तमाम के तमाम ऑप्शन को अगर हम गौर से देख ले तो वो हमें 16 न्यूटन ही का फोर्स प्रोवाइड करता है। 6 + 10 इससे 16, 8 + 8 इससे भी 16 आता है, 4 + 12 इससे भी 16 आता है, 2 + 14 इससे भी 16 आता है। लेकिन करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। अगर हम इस डायग्राम को देख ले तो डायग्राम हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हासिल हो रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि Fr और F1 ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये बेस बनाता है, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये उसका हाइपोटेन्यूज बनाता है। पाइथागोरियन थ्योरम को यूज़ करके हम इससे F2 को निकाल सकते हैं और फिर उससे हम F1 और F2 दोनों बता सकते हैं कि वो क्या होंगे। डायग्राम को देखिए, हाइप स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हम लिख सकते हैं F1 स्क्वायर प्लस Fr स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू F2 स्क्वायर। नो, F1 हम F2 की सूरत में लिखना चाहते हैं। F1 अगर मैग्नीट्यूड के लिहाज से हम देखें तो F1 इज इक्वल टू 16 माइनस F2, उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास हो जाएगा 16 माइनस F2। F1 की जगह मैं लिखता हूँ यहाँ पर 16 माइनस F2 होल स्क्वायर प्लस Fr स्क्वायर विच इज इक्वल टू F2 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इससे हम F2 को कैलकुलेट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर दें। 16 का स्क्वायर लेते हैं, ये 256 बनता है, प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 मल्टीप्लाइड बाई F2, इससे बनता है 32 F2 प्लस Fr स्क्वायर इज इक्वल टू F2 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, F2 स्क्वायर इधर हमारे पास है, एक F2 स्क्वायर इधर हमारे पास है, ठीक है। ये F2 स्क्वायर हम इस F2 स्क्वायर के साथ ख़त्म कर सकते हैं। इधर हम अगर देख ले तो हमारे पास 256 लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस प्लस Fr स्क्वायर आता है, Fr स्क्वायर, और ये -32 F2 उस साइड पे ले जाएंगे, जिससे हमारे पास बनता है 32 इंटू F2। Fr स्क्वायर हम जानते हैं वो हमारे पास 8 न्यूटन है। इसका स्क्वायर बनता है, इसका स्क्वायर हमारे पास बनता है 64। Fr स्क्वायर की जगह 64 प्लस 2 56 एंड दिस कम्स टू बी 32 इंटू F2। इन दोनों को आपस में 8 करते हैं तो इससे हमारे पास आता है 0, ये 12 हो जाता है और ये हमारे पास 3, यानी कि 320 विच इज इक्वल टू 32 इंटू F2। That implies that F2 is equal to 320 divided by 32 and this gives us an answer of 10 न्यूटन। F2 हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है, वो 10 न्यूटन का है। अब
कंडीशन के मुताबिक हम देखते हैं उसने कहा कि उनके मैग्नीट्यूड का सम 16 के बराबर है। सो इस F2 को उठाते हैं और यहाँ पे पुट करते हैं हम इसको। सो हमारे पास F1 प्लस 10 this is equal to 16. So F1 is equal to 16 minus 10 and this comes out to be 6 Newton. So एक फोर्स हमारे पास F2 10 न्यूटन का और F1 6 न्यूटन का आता है। हम ऐसा पेयर यहाँ पे तलाश करेंगे जिसमें हमारे पास 6 और 10 न्यूटन के ऑप्शन मौजूद हो और यही हमारे पास ऑप्शन ए की सूरत में मौजूद है जहाँ पर 6 न्यूटन और 10 न्यूटन दिया गया है। So the correct option is Okay, the next option question A. is question number 12. Find the mass of an uneven rod shown in figure if its center of gravity is 14 centimeter from end A. इस क्वेश्चन में हमें एक अनइवन रॉड दिया गया है जो आप इस शेप में यहाँ पे देख सकते हैं। ये उसका एंड ए है। इस एंड ए से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो मैंने यहाँ पर इस पॉइंट से शो किया हुआ है ये 14 सेंटीमीटर के ऊपर है। हमने इसका मास मालूम करना है कि भाई इसका मास हमारे पास क्या होगा, यानी कि इस पॉइंट पर जो मास कंसंट्रेटेड है उसको हमने फाइंड आउट करना है। डायग्राम में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, डिस्टेंसेस के बारे में बताया गया है, सो हम इसलिए डायग्राम को डिस्कस करते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ से आप इस अनइवन रॉड को बैलेंस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस R2 से रिप्रेजेंट किया गया है और ये हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर कैसे आया है? इस एंड से यहाँ तक का फासला 30 सेंटीमीटर है और वो कहता है कि सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से 14 सेंटीमीटर के फासले पे है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास 30 माइनस 14 विच इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। दूसरा मास दूसरी साइड पर लटकाया गया है, वो मास 80 ग्राम का है और ये इस सेंट्रल पॉइंट से 20 सेंटीमीटर के फासले पे है। ये हमारा R1 हो गया विच इज़ 20 सेंटीमीटर। अब हमने इसको बैलेंस हालत में यहाँ पे रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई होता है और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करके यहाँ पे हम उसका मास मालूम करना चाहते हैं, यानी कि M2 फाइंड आउट करना चाहते हैं। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास यही है कि टॉर्क्स का सम जो है ये हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए, वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स। अब इधर दो टॉर्क्स एक्ट करते हैं, एक टा2 है जो इस साइड के ऊपर एक्ट कर रहा है और एक टा1 है जो इस दूसरी साइड पर यानी कि राइट हैंड साइड के ऊपर एक्ट कर रहा है। हमने ये दोनों टॉर्क्स जो है वो मालूम करने हैं और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टा1 इज़ इक्वल टू टा2, ये दोनों टॉर्क्स आपस में बराबर होंगे। इसको यूज़ करके हमने मास को फाइंड आउट करना है। अब हम जानते हैं कि टा2 दिस इज R2 multiplied by W2 where W2 is the weight of this second end, इस end का weight। इधर हम देख सकते हैं ये हमारे पास R1 multiplied by W1 उसके बराबर है। R2 गिवन है, ये W2 हम जानते हैं ये वेट है, तो हम वेट को लिख सकते हैं M2N2G की सूरत में। R2B हमें गिवन है जो हम बाद में पुट करेंगे। राइट हैंड साइड पे देखते हैं R1 और इधर हमारे पास W1 विच इज़ इक्वल टू M1 मल्टीप्लाइड बाय G। अब सिंप्लीफाई करते हैं इस एक्सप्रेशन को, हम देख सकते हैं कि इधर भी g मौजूद है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिक्स है, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन मौजूद है। अब हम यहाँ से m2 को कैलकुलेट करेंगे कि m2 हमारा कितना बनेगा। सो m2 विल बी इक्वल टू R1 मल्टीप्लाइड बाय M1 और यहाँ से हम इस M2 को शिफ्ट कर लेते हैं तो ये बन जा R2 को शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पास R2 बन जाता है। अब ये सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है तो हम जस्ट इसको उठा के यहाँ पे पुट कर लेते हैं और इससे रिजल्ट निकालते हैं। R1 हम देख सकते हैं R1 20 सेंटीमीटर है, इस मास का डिस्टेंस है इस सेंट्रल पॉइंट से, सो दिस इज़ 20। M1 हम देख सकते हैं, M1 हमें दिया गया है वो 80 ग्राम है, सो 80 उसकी जगह पुट कर दिया। और R2 जो है वो हम यहाँ पे डायग्राम से देख सकते हैं वो हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, सो इससे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। जब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं दिस कम्स टू बी 160 डिवाइड बाय
160 डिवाइड बाय 16, 1600 डिवाइड बाय 16, और जब इसको सिंप्लीफाई किया जाता है तो इससे हमारे पास आता है 100। सो M2 जो है वो हमारे पास 100 ग्राम आता है, और यही हमारे पास इस अनइवन रॉड का मास कहलाता है। सो हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करके ये अननोन मास फाइंड आउट कर लिया है, जो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए की सूरत में नेक्स्ट क्वेश्चन मौजूद इज है। क्वेश्चन नंबर 13. The following diagrams shows a uniform rod with its midpoint on the pivot. Two equal forces F are applied on the rod as shown in the figure. Which diagram show the rod is in equilibrium? आपको चार ऑप्शन ए, बी, सी और डी की शक्ल में दिए गए हैं। एक यूनिफॉर्म रॉड को लिया गया है और उसको एक पिवोट पॉइंट के ऊपर रखा गया है। दो फोर्सेस जो इसके ऊपर लग रही है वो ए, बी, सी और डी में आप देख सकते हैं कि वो कैसे इसके ऊपर एक्ट कर रही है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन ऑप्शन में से कौन सा डायग्राम जो है वो आपको बताता है कि रॉड जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम के लिए आप पढ़ चुके हैं, दो कंडीशंस हैं, एक द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द body must be zero, and the second condition is the sum of all torques acting on a body must be zero। यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, देखेंगे कि कहाँ पर टार्क जो एक फोर्स की वजह से पैदा होता है वो दूसरी फोर्स की वजह से जो टार्क पैदा हो रहा है उसके बराबर होगा, सच दैट द नेट टार्क ऑफ द सिस्टम इज ज़ीरो। सो आते हैं डायग्राम नंबर वो ए की तरफ, ऑप्शन ए की सूरत में जो हमें दिया गया है। दो फोर्सेस हैं, इसके एंड के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, और ये आपके पास बनाता है एक कपल। और कपल जब भी किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करता है तो वो उसमें टॉर्क पैदा करता है। जब कोई नेट टॉर्क मौजूद होता है किसी बॉडी के ऊपर तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है। ऑप्शन बी के ऊपर आ जाए, यहाँ पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और डायरेक्शन ऑफ फोर्स की देख सकते हैं, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, और ये फोर्स एक अनबैलेंस फोर्स क्रिएट करता है। तो ये फोर्स भी इस बॉडी को, इस रॉड को इक्विलिब्रियम में नहीं रख सकता, ये कोई नेट फोर्स यहाँ इस बॉडी के ऊपर अप्लाई होगा इस केस में। सो ऑप्शन बी जो है वो भी दुरुस्त नहीं है, ये टार्क ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। ऑप्शन सी की तरफ आ जाएं, अगर हम देख ले तो एक फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, ये उसका मोमेंट आर्म है, सो इट विल प्रोड्यूस अ टार्क। दूसरे एंड को देखते हैं, फोर्स इसके ऊपर डाउनवर्ड लग रहा है, ये उसका मोमेंट आर्म है, ये अपना एक टार्क पैदा करता है, ये फोर्स अपना एक टार्क पैदा करता है, और चूंकि फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं तो इसलिए वो सेम अमाउंट ऑफ टार्क पैदा करता है। सो टार्क एक्टिंग ऑन दिस साइड, फॉर एग्जांपल ये टाउ 1 है एंड दिस इज टार्क एक्टिंग ऑन द अदर साइड, दिस इज टाउ 2, दे आर इक्वल। सो जब टार्क्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाले तमाम टार्क्स आपस में बराबर हों, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टार्क और क्लॉकवाइज टार्क बराबर हो, नेट टार्क ज़ीरो होता है और उस वक्त बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी की तरफ अगर हम चले जाएं, वहाँ पे देख ली तो वहाँ पर भी ऑप्शन ए जैसी सिचुएशन है कि दो फोर्सेस हैं, अपोजिटली डायरेक्टेड हैं, एक्ट कर रहे हैं इस रॉड के ऊपर, जो कि एक कपल प्रोड्यूस करता है और कपल की वजह से बॉडी में टार्क पैदा होता है, एक नेट टार्क मौजूद होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन The इज next question ऑप्शन is सी। question number 14. For which angle the equation magnitude of A dot B is equal to magnitude of A cross B is correct? यानी कि किस एंगल पर दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आपके पास बराबर होगा, इन्हीं दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के वो एंगल कौन सा होगा। ऑप्शन आपको ए, बी, सी और डी की सूरत में दी गए हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है कि हमारे पास किस एंगल के लिए ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। सो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ए डॉट बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी हम जानते हैं दिस इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, ए क्रॉस बी हम जानते हैं दिस इज ए बी साइन ऑफ थीटा।
मैग्नीट्यूड्स आपस में बराबर होंगे। इधर हम देख सकते हैं ए बी इस साइड पर भी हमारे पास है और यहाँ पर भी हमारे पास मौजूद है। हम दोनों साइड्स को cos थीटा से डिवाइड कर लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास 1 आ जाता है और राइट हैंड साइड पर हमारे पास साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय cos ऑफ थीटा। साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा हम जानते हैं ये टेंजेंट थीटा के बराबर है। सो अवर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। या हम इससे थीटा को कैलकुलेट करना चाहते हैं सो दोनों साइड्स पर हम टेंजेंट इनवर्स ले लेते हैं। सो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू थीटा। इसका टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 को जब कैलकुलेट किया जाता है तो इससे हमारे पास एंगल आता है 45 डिग्री का। तो जब एंगल दो वेक्टर्स ए और बी के दरमियान 45 डिग्री हो तो उसके डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। सो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी की सूरत में करेक्ट ऑप्शन। The next question and the last question of this chapter is question number 15. What is the net torque on a wheel of radius 2 meter as shown? एक व्हील आपको यहाँ पे दिखाया गया है और उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स 10 न्यूटन का है और एक फोर्स 5 न्यूटन का है, जबकि उसका रेडियस 2 मीटर का है। उसका क्वेश्चन ये है कि इस व्हील के ऊपर नेट टॉर्क कितना एक्ट करता है। दो फोर्सेस चूँकि इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं तो इसकी वजह से इसके ऊपर दो टॉर्क्स एक्ट करते हैं और रिजल्टेंट टॉर्क इन दो टॉर्क्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। सो अगर हम इस साइड पे देख ले यहाँ पर तो मोमेंट आर्म और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो मैक्सिमम टार्क एक्ट करेगा। ये टार्क हमारे पास क्या कितना होगा? दिस इज आर मल्टीप्लाइड बाय एफ और आर है हमारे पास 2 मीटर, फोर्स है 10 न्यूटन का। So the net torque due to this force is 20 न्यूटन मीटर। ये इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क इसके ऊपर एक्ट कर रहा है व्हील के ऊपर वो हमने कैलकुलेट कर दिया। अब दूसरी साइड पे आते हैं तो उसकी वजह से जो टॉर्क एक्ट करता है दैट इज़ आर मल्टीप्लाइड बाय एफ। आर उसी तरह से 2 मीटर है और फोर्स इधर हमारे पास 5 न्यूटन का है। सो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर आता है 10 न्यूटन मीटर का। ये इस दूसरी साइड की फोर्स की वजह से जो टॉर्क बनता है उसके लिए एक्सप्रेशन हो गया। अब नेट टॉर्क हमारे पास क्या होगा? अगर हम देख लें तो टॉर्क फोर्स 10 न्यूटन की वजह से और टॉर्क जो कि फोर्स 5 न्यूटन की वजह से है वो डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये फोर्स चूंकि मकदार में ज़्यादा है इसलिए इसकी वजह से जो टॉर्क एक्ट करेगा रिजल्टेंट टॉर्क की डायरेक्शन भी उसी में होगी। सो इसको अगर हम देख ले तो इस टॉर्क की डायरेक्शन जो है वो आपके पास क्लॉकवाइज होगी। अब इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क एक्ट करता है उसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज वाला टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क के मैग्नीट्यूड से कम है, इसलिए नेट टॉर्क इन दोनों टॉर्क्स के सम के बराबर होगा, वेक्टर सम जिसमें साइन की इंफॉर्मेशन भी शामिल होगी। सो नेट टॉर्क दिस इज इक्वल टू 20 न्यूटन मीटर माइनस 10 न्यूटन मीटर। और हम देख सकते हैं कि रिजल्टेंट टॉर्क 10 न्यूटन मीटर की सूरत में होगी और डायरेक्शन उसकी मैक्सिमम टॉर्क की डायरेक्शन में होगी और वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट, अ टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन मीटर विच इज एक्टिंग क्लॉकवाइज। और इसके साथ हमारे इस चैप्टर का यानी कि वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। इस लेक्चर में हमने उसको सॉल्व कर दिया और इसके ऊपर हमने डिस्कशन की। अस्सलाम वालेकुम।